हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। अभी तक पॉलिटी के हमारे 2 वीडियो आए हैं, उसमें से हमने पहले वाले में सिलेबस को एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस क्या हुई पढ़ने की वो एक्सप्लेन किया था, और जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उन्हें सिलेबस एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारा लेक्चर बनाया था जिसमें हमने पॉलिटी को शुरू किया था। इसमें हमने जो सबसे पहले देखा था उसमें 1773 से लेकर टू 1853 तक के एक्ट्स को देखा था जो कंपनी रूल के अंतर्गत थे। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी अधिकार थे वो सारे किसके पास चले जाते हैं, वो सारे अधिकार चले जाते हैं क्राउन के पास में। जब क्राउन के पास अधिकार जाते हैं तो क्राउन यहाँ का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। उस टाइम क्राउन में हेड कौन थी, वो थी क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया भारत का पूरा साम्राज्य अपने हाथों में ले लेती हैं। फिर यहाँ पर 1858 से लेकर आप देखेंगे टू 1947 तक क्राउन ही यहाँ पर रूल करेंगी। उन्हीं के द्वारा समय समय पर जो भारत शासन अधिनियम में बुलाए जाएंगे और उनके एजेंट के तौर पर यहाँ पर कई सारे अधिकारी उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। तो क्राउन के द्वारा जो पहला एक्ट लाया गया था वो कौन सा था, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें मुख्य क्या प्रावधान थे, इसमें प्रावधान थे कि यह जो एक्ट आया था, यह आया था 2 अगस्त 1858 को। ब्रिटिश सरकार ने 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इसी एक्ट के जरिए भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। और इसी एक्ट के बाद जो पहले वॉइसरॉय बनेंगे वो कौन थे, वो थे कैनिंग, जिनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो ये जो एक्ट था इसे कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसी एक्ट को कहा जाता है जो 1858 था। इसमें क्या किया गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसकी जगह जो गवर्नर थे, गवर्नरों के क्षेत्रों को और राजस्व संबंधी शक्तियाँ सारी कहाँ चली गई थी, वो ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी गई थी। अब इसमें जो प्रावधान थे वो प्रावधान क्या थे, इसमें मुख्यतः 2 प्रावधान थे। एक तो था राज्य सचिव के पद का सृजन। पहले उससे ये हम थोड़े कॉन्सेप्ट और देखेंगे, जैसे कि कंपनी के शासन ने को भारत में क्राउन के शासन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। रिप्लेस किसके द्वारा किया गया, कंपनी के रूल को क्राउन के रूल ने रिप्लेस कर दिया था, पहला। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत में राज्य सचिव द्वारा किया जाना था। ये जो राज्य सचिव का जो पद था, ये कहाँ से काम करता था, ये ब्रिटेन में बैठकर काम करता था। और किसके अंडर काम करता था, ये क्वीन के अंडर काम करता था। और इसके अंडर जो गवर्नर था, जो वॉइसरॉय बन गया था फिर बाद में, वो आता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, राज्य सचिव का जो पद था उसे सृजित किया गया। उसके साथ में उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। जो समिति थी जो रिकमेंड करती थी राज्य सचिव को कुछ भी काम करने के लिए, तो एक सलाहकारी समिति थी, ना कि बाध्यकारी। तो जो सचिव था वो इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था, वो मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। और जो परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, वो भारत सचिव को ही बनाया गया था। तो इसमें अब जो हायरार्की इस तरह की थी, जो अब हेड था कंट्री था हमारी, वो कौन था, क्राउन थी, वो विक्टोरिया थी। उनके नीचे काम करने वाला कौन अधिकारी था, वो था भारत सचिव, ये ब्रिटेन में रहकर काम करता था। और इनके नीचे कौन काम करता था, ये करता था गवर्नर जनरल, जो भारत में रहकर काम करता था। ये हायरार्की थी जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा था। अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 संस्थाएं थी, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो 8 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो 7 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 8 सदस्य थे। इस संस्था को खारिज कर दिया जाएगा और इसकी जगह संस्था बन के आएगी, वो आएगी सदस्यीय भारतीय परिषद, जिसका हेड कौन होगा, राज्य सचिव होगा। ये 15 सदस्य संस्था थी, जिसकी जो सिफारिश होती थी वो कैसी थी, सलाहकारी, राज्य सचिव के लिए, ना कि बाध्यकारी थी। तो इसमें ये प्रावधान थे। उसके बाद इसमें जो एक और प्रावधान था वो था भारत का शासन सीधे रानी के हाथ में था, तथा भारत में उनका एक एजेंट जो वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय अब जो होगा वो कौन था, ब्रिटेन की क्वीन का एक एजेंट। अभी तक यहाँ पे कौन था, गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र था, लेकिन अब इसके अंडर काम करेगा। अभी तक जो इसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब इसी गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाएगा, वॉइसरॉय। और वॉइसरॉय पहले कौन बनेगा, ये बनेगा आपका कैनिंग। अभी तक यहाँ पे कौन थे, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को आप मान सकते हैं जैसे कोई पीएम हो, पीएम को आप सीधे सीधे सीएम बना दें, तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह हुआ। तो ये क्या कर रहा है, क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी पावर को कम मत करो। लेकिन जब फर्स्ट वॉइसरॉय बने, कौन बने थे, ये बने थे कैनिंग। और यहाँ पर
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैंसिल कर दिया, जो हमने आगे देखा था। इसमें यही प्रावधान जो इम्पोर्टेंट थे वो थे 2 नए पदों का सृजन और पूरा नियंत्रण किसके हाथ में, क्वीन के हाथ में। उसी के बाद एक एक्ट और आता है, ये आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें जो प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार थे। इसने पहली बार वॉइसरॉय की कार्यकारी और विधायी परिषद, जो कि गैर सरकारी होती सकती थी, जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व को, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया गया। तो जो 3 लोग इसमें शामिल, इसमें 3 भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश दिया गया। तो वो 3 भारतीय कौन थे, एक तो थे आपके राजा बनारस, दूसरे राजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन्हें कब ऐड किया गया, इन्हें किया गया 1862 में, जो बादशाही की परिषद थी उसमें। फिर इसमें कुछ प्रावधान और थे, वो कौन से थे, एक तो ये था कि केंद्र और प्रांतों में विधायी परिषदों की स्थापना की गई। केंद्र को आप मान सकते हैं जैसे कि आज के डेट में पूरा इंडिया, और प्रांत जो स्टेट थे उस टाइम उनमें किसे स्थापित किया गया, जो विधान परिषदें थी उन्हें उनकी स्थापना की गई। इसने पोर्टफोलियो प्रणालियों को वैधानिक मान्यता प्रदान की। अब जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, ये क्या थी, ये किसके द्वारा ली गई थी, ये लाई गई थी कैनिंग के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या थे, इसमें प्रावधान कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू किया गया था, लेकिन इसे जब लागू किया गया वो किया गया 1861 में। इसके अंतर्गत वॉइसरॉय की जो परिषद थी वो एक सदस्यीय या फिर एक या अधिक सरकारी विभागों का, जैसे कि जो उनकी परिषद है उसका एक सदस्य है, ठीक, उस सदस्य को या तो एक या फिर एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। और जो इसे प्रभारी बनाया जाता था तो ये क्या करता था, इसे इस विभाग के में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अब इसमें क्या था, जैसे कि आज की डेट में पीएम अपने किसी एक मंत्री को किसी स्टेट में भेज दे, और स्टेट में भेज के वो ये स्टेट में ना भेज के वो कह दे कि ये जो व्यक्ति है जो उसकी मंत्रिपरिषद का सदस्य है, ये आज से एक से अधिक विभागों का अधिकारी होगा, ठीक, हेड होगा, और मेरे द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अब इसके द्वारा लिए जाएंगे, सो सारे वैध होंगे। तो वही यहाँ पर किया गया, जो इनकी परिषद थी उसमें से एक किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक जो विभागों का अधिकारी बना दिया गया, और उसके सारे जो अंतिम आदेश थे वो उसी को के द्वारा पारित किए जाते थे। इसमें ये प्रावधान किया गया था। उसके बाद बम्बई और मद्रास को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विधायी शक्तियाँ थीं को बहाल करके विकेंद्रीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपने 73 में देखा होगा, जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके पदों को हटाकर उन्हें कहाँ कर दिया गया था, उन्हें बंगाल का जो गवर्नर था उसके अंतर्गत कर दिया, उसके अधीन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर से वो एकीकरण की प्रतिक्रिया थी कि पूरे देश को एक ही रूल में लेके आना। अब क्या कर दिया गया, अब फिर से विकेंद्रीकरण शुरू कर दिया गया कि ये यहाँ पर स्वतंत्र होगा, ये यहाँ पर स्वतंत्र होगा, और जो बंगाल का होगा वो अलग से स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर फिर से विकेंद्रीकरण की प्रतिक्रिया, डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग की प्रतिक्रिया फिर से शुरू कर दी गई थी। और इसमें एक और था, इसमें एक ये वाला जो एक्ट था आपका 1861, इसमें एक प्रावधान और था, वो ये था कि जो वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय इमरजेंसी काल में, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई तो उस काल में बिना काउंसिल की परमिशन के अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो जारी कर सकता था। जो अध्यादेश होते हैं ये अधिकृत किया गया ऐसा आदेश था जो 6 माह की अवधि तक वैलिड रह सकता था। जैसे कि आपने देखा होगा, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब लोकसभा या राज्यसभा सदन में नहीं है। ऐसे ही जो उस टाइम जो वो अपने यहाँ पे जो वॉइसरॉय था, वो वॉइसरॉय वो भी अध्यादेश जारी कर सकता था। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए वो लागू होती। इसमें ये भी प्रावधान था। इसके बाद एक जो एक्ट और आया था वो कौन सा था, अगला एक्ट वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। जो पहला प्रावधान था इसमें वो था, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये जो संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो संख्या बढ़ाई गई थी, हालांकि बहुमत जो था
वो सरकार का ही रहने वाला था, जो सरकारी सदस्य था उनका ही रहने वाला था, लेकिन इंडियन जो थे या फिर जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका रिप्रेजेंटेशन एक तरह से बढ़ा दिया गया। यहाँ पर वही दिया गया है, ठीक। विधानमंडल में सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बांट दिए गए। जो विधानमंडल के जो सदस्य थे उनके अधिकार को 2 क्षेत्रों में बांटा गया। वो 2 क्षेत्र कौन से थे? एक तो था बजट में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, और दूसरा था सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। अभी तक ना तो इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना ही इन्हें बजट पर जो अपने विचार प्रकट करने का अधिकार था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इन्हें वो दोनों अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ये इसमें एक मेन जो पॉइंट थे तो वो थे। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा मिंटो मॉर्ले सुधार या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार। ये जो मॉर्ले थे ये आपके ये थे राज्य सचिव, और जो आपके मिंटो होंगे ये कौन होंगे आपके? ये होंगे आपके वॉइस रॉय, ये आपके कौन होंगे? ये वॉइस रॉय रहेंगे, ठीक है। और ये कौन होंगे? मॉर्ले, ये होंगे भारत सचिव। इन्होंने जो रिफॉर्म लेके आए थे 1909 का रिफॉर्म लेके आए थे। ये कौन सा रिफॉर्म कहा जाता है? ये कहा था इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे मुख्यतः इसने क्या किया, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार, केंद्रीय विधान से आप समझ सकते हैं आज की डेट में जो संसद, और प्रांतीय जैसे कि विधानसभा जो होती है वो, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर अब 60 कर दी गई, और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें सदस्य संख्या सामान्य नहीं थी, लेकिन उसमें भी प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था। इसमें ये किया गया था। उसके बाद जो एक और इसमें पहल की गई थी वो ये की गई थी कि जो इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी गई। जैसे कि जो यहाँ संसद थी जो पूरे देश के लिए थी, वहाँ पर जो बहुमत होने वाला था वो किसका होने वाला था? वो आधिकारिक होने वाला था, जो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी का, मतलब जो ब्रिटिश वालों का, ठीक। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें गैर आधिकारिक, मतलब कोई भारतीय अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वो भी यहाँ पर बहुमत ले सकता था। तो यहाँ पर ये प्रावधान किए गए, जो केंद्रीय है उसमें आधिकारिक और जो प्रांतीय है उसमें गैर आधिकारिक, बस इतना आपको समझना है यहाँ पे। इसके बाद जो एक और प्रावधान था उसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि इसने दोनों स्तरों पर, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श में कार्यों के विस्तार किया। उदाहरण के सदस्यों को पूरक प्रश्न, सदस्य अभी तक पूरक प्रश्न पूछते थे, अब पूछना शुरू कर दिया। बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति भी उन लोगों को अब प्राप्त हो चुकी थी। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर एक और है, इसमें इसने वॉइसरॉय और गवर्नरों की कार्य परिषदों के साथ भारतीयों को जोड़ने के लिए पहली बार जो अधिकार थे वो प्रदान किए गए। जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वॉइसरॉय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो जो भारतीय जो इसमें पहली बार जुड़े थे वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें पहली बार वॉइसरॉय की परिषद में जो जगह मिली थी वो दी गई थी। इन्हें किस पोस्ट पर रखा गया था? इन्हें रखा गया था विधि, जिसे कानून भी कहा जाता है। इन्हें कानून के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद इसमें एक और, इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है? जैसे कि अभी तक पूरे देश में एक ही निर्वाचन मंडल था, लेकिन अब मुसलमानों के लिए यहाँ पर आके अलग से निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, और जो मुस्लिम होंगे वो ही मुस्लिम को वोट डाल सकते हैं। जैसे कि जो ये शुरुआत की गई ये क्या थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्शन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया। अब यह जो कम्युनलिज्म था यहाँ पर, इसे यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्टोरल था उसे अब यहाँ पर किसने वैध किया? इसी गवर्नमेंट के द्वारा वैध कर दिया गया। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक ना। कौन था? लॉर्ड मिंटो। इसने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों और विधायक विश्वविद्यालयों के जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया था। जो 1909 का एक्ट था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम नरमपंथी, अब इसमें देखेंगे आप हिस्ट्री में दो आपको पंथी दिखाई देंगे। एक तो नरमपंथी थे जो शांत प्रिय तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे, एक था गर्मपंथी, जैसे इसमें होंगे आपके जवाहरलाल नेहरू और कई सारे लोग इसमें बाद में जुड़ते जाएंगे। जो गर्मपंथी था आपका, उसमें थे आपके बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, ये सब जैसे गर्मपंथी में दिखाई देंगे आपको। तो जो नरमपंथियों को शांत करने का राष्ट्रीय आंदोलन से और नरमपंथियों को शांत करने का और राष्ट्रीय आंदोलन से मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल देकर तुष्टीकरण के लिए स्थापित किया गया था कि ये लोग जो इन्हें अलग से ऐसे दिखा दिया जाएगा कि हम आपके हितैषी हैं और आपको जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसे मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे प्रावधान करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जो एक्ट आया था वो आया था आपका भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया था, इसे एक नाम और दिया गया था, इसे दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस टाइम जो सैमुअल मॉन्टेग्यू थे, ये थे राज्य सचिव, और जो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये वॉइसरॉय थे भारत में। इनके द्वारा क्या यहाँ पर किया गया था? इनके द्वारा किया गया था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के अधिकृत जो किया गया था वो कर दिया गया। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीय और एकात्मक बनी रही। जो सूचियाँ थीं, केंद्रीय और प्रांतीय विधियों से संबंधित जो सूचियाँ थीं, उन पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन जो अधिकार लास्ट था वो किसका था? वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा था। ऐसा नहीं था कि स्टेट्स को अलग से स्वतंत्र कर दिया गया हो। इसमें एक प्रावधान और था, क्या था? इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया। जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन से थे? स्थानांतरित और आरक्षित। स्थानांतरित जो विषय थे वो जो गवर्नर था उस टाइम द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। दूसरी ओर जो आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासनिक किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैत शासन के रूप में जाना जाता है। ये दो शासन है, ये शब्द कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ग्रीक शब्द डी आर्चे से, जिसका अर्थ होता है दोहरा शासन। हालांकि यह प्रयोग काफी हद तक असफल रहा था। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया? इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया था? इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। द्विसदन कौन सी थी आपकी? उच्च सदन और निम्न सदन। कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन उन्हें लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहा जाता था, उन्हें राज्य परिषद और विधानसभा के नाम से जाना जाता था। विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन, राज्य परिषद और एक निम्न सदन, जिस निचला सदन कहा जाता था विधानसभा, शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। इसमें ये दोनों प्रावधान किए गए थे। फिर उसके बाद यह आवश्यक था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा भारतीय हों। इसमें यह प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों को अलग से निर्वाचन मंडल प्रदान करने की जो बात की गई थी वो दी गई। उसके बाद जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था वो उसका विस्तार कर दिया गया। अभी तक सांप्रदायिक विस्तार कहाँ तक था? वो था केवल मुस्लिम तक। अब इसमें क्या कर दिया गया? सिखों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी, एंग्लो इंडियन को भी इसमें जगह दी गई थी। फिर उसके बाद इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अभी तक जो आप देखते होंगे जो वोटिंग का सिस्टम होता है कि जो भी 18 साल के ऊपर का व्यक्ति हो गया है वो वोट डाल सकता है। वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, फाइनेंशियल उसकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अगर 18 साल से ऊपर है और
मेंटली स्ट्रांग है, अपने अच्छे बुरे का डिसीजन ले सकता है, तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम जिसके पास संपत्ति होती थी, जो पैसे वाला होता था, जो टैक्स देता था, और जो शिक्षित लोग थे, उन्हीं को वोट डालने का जो मताधिकार था वो दिया गया था। इसमें जो अगला प्रावधान था वो कुछ इस प्रकार था। इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और भारत के राज्य सचिव द्वारा अब तक किए गए कुछ कार्यों को उन्हें हस्तांतरित कर देगा। एक नया पोस्ट और कौन सी आएगी? भारत के लिए उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, जो राज्य सचिव कार्य करता था, अब ये उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा उनमें से कुछ कार्य। फिर इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, इसीलिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय जो विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया। अभी तक पूरा एक बजट होता था, लेकिन अब केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से 1919 से, ठीक ना? कौन सा? मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार से। इसके लागू होने के 10 साल बाद इसके कामकाज की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए एक सांविधिक आयोग की स्थापना करने का प्रावधान इसमें किया गया था। जैसे 1919 में मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार आया था, इसके बाद 20 साल कब हो गए? 1929 में एक सांविधिक आयोग की स्थापना की जानी थी, जो इसके कामकाज की समीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसमें ये प्रावधान किए गए थे। और जो इसमें लास्ट में प्रावधान किए गए थे वो क्या थे? महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ में केंद्रीय सरकार अभी भी उत्तरदायित्व विहीन बनी रही थी। अब जो हमारा एक्ट आएगा वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारा सेकंड लास्ट एक्ट है। अब हम कहाँ पे जाएंगे? अब हम बढ़ेंगे भारत की स्वतंत्रता के तरफ। अब इसमें क्या 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 किया गया? इसमें कुछ और प्रावधान किए गए, जैसे कि इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। अधिनियम ने 3 सूचियों को संदर्भ किया। ये जो सूचियाँ थी वो क्या थी? संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। जो संघीय सूची थी वो केंद्र के लिए थी, ठीक है? जो संघीय सूची थी वो केंद्र के लिए थी। वो उसमें कितने विषय थे? उसमें विषय थे 59 विषयों के साथ। जो प्रांतीय सूची थी, जिसे राज्य सूची भी कहा जाता है, प्रांतों के लिए थी। इसमें कितने विषय थे? इसमें तो 54 विषय। सेंट्रल के 59 आइटम्स और जो स्टेट थे उनके लिए 54 आइटम्स, और जो संवर्ती सूची थी उसके लिए थे 36 आइटम्स, जिस पर जो केंद्र और जो राज्य थे उनमें से कोई भी कानून बना सकता था। लेकिन लास्ट टाइम पे जो कानून थे वो किसके प्रभावित होते? वो होते थे आपके केंद्र के। वायसरॉय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। हालांकि संघ अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। रियासतें अलग से स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो ये वाला जो प्रावधान था वो लागू नहीं हो सका। लेकिन जो आपका स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकर्ड लिस्ट थी, यही आगे जब आपका संविधान बनेगा 1949 और 50 में जब ये लागू होगा, तो आपके यहीं से ये वाले प्रावधान भी संविधान में जोड़ दिए जाएंगे, जिसे हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद इसमें क्या और प्रावधान किए गए? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसने के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। प्रांतों को उनके परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्वायत्तता इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की, यानी कि राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह से कार्य करना आवश्यक था। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में इसे बंद कर दिया गया। यहाँ से इनको कुछ ना कुछ अनप्रॉफिट महसूस हुआ होगा, जिससे इन्होंने इसे फिर बंद कर दिया गया, ठीक ना। इसके बाद जो अगला प्रावधान था वो क्या था? इसने केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान किया। नतीजतन संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में
विभाजित कर दिया। जो संघीय विषय थे उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से? एक तो आरक्षित, दूसरे हस्तांतरित। जो हालांकि अधिनियम का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ, ये प्रावधान भी लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो 1935 तक आप देखेंगे स्वतंत्रता की जो डिमांड थी वो काफ़ी आगे हो गई थी। तो अंग्रेजी भी थोड़े वो मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पर अपने कदम रख रहे थे। इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधायिकाओं को एक विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और एक विधानसभा यानी कि निम्न सदन से मिलकर द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब कहाँ कहाँ द्विसदनीय व्यवस्था थी? एक तो थी आपकी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत यहाँ पर, लेकिन इस पर भी कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो सिद्धांत था उसे आगे बढ़ाया। अभी तक आपने देखा वो सबसे पहले किसे दिया गया था? वो मुस्लिम्स को दिया गया था, फिर किसे दिया गया? फिर दिया गया सिख, यूरोपियन और जो यहाँ पर थे जो और दूसरे समाज के थे ईसाई, उन लोगों को। अब यहाँ पर किसे दे दिया गया? इसे दे दिया गया दलित वर्गों को, महिलाओं को और श्रमिकों को। इसने मताधिकार का विस्तार किया। कुल आबादी की लगभग 10% जो पब्लिक थी उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था, केवल 10% को। आप सोच सकते हैं यहाँ पर। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। तो यहाँ पर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की जो यहाँ पर देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना की जाएगी, जिसका फिर जब देश आज़ाद होगा उस टाइम उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी आयोग की स्थापना की, बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया। एक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है। अगर दो राज्य मिलकर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। ये यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। इसी के साथ में जो यहाँ पर और प्रावधान थे वो क्या थे? इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें 1937 में स्थापित किया गया था। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट जो एक्ट था उसकी तरफ। वो कौन सा था? वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो फ्रीडम का, उस पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं। तो कौन सा एक्ट होगा? ये होगा हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये जो थी ये थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने आम शर्तों पर सहमति व्यक्त की। अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के रूप में इसे जाना जाता है। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। ठीक ना? द फाइनल प्लान ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। जो यूके था इनने हम पर शासन किया और कई सारे ऐसे जख्म देखे गए जिन्हें अभी तक नहीं भर पाए। एक तो सांप्रदायिक वाला था आपका, दूसरा क्या था? भारत और पाकिस्तान। इसके हम जो अहम प्रावधान है उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या किया गया था? इसमें इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमति दी गई और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। उस समय पाकिस्तान 2 भागों में था। एक तो था आपका पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और दूसरा था आपका पूर्वी क्षेत्र जिसमें बांग्लादेश शामिल है। अब भारत के मैप को कुछ देखेंगे तो आपको भारत का मैप कुछ इस तरह दिखाई देगा। ऐसे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है बांग्लादेश। जब भारत का डिवाइडेशन हुआ कब? 18 जुलाई 1947 में। तो यहाँ पर क्या किया गया?
यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले एरिया में ये जाना जाता था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये जाना था आपका पूर्वी पाकिस्तान, जिसे 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाया, फिर से क्या कर दिया गया, इसे कर दिया गया था बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था। तो इसमें ये प्रावधान थे। उसके बाद इसकी जो अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी, मेजर फीचर्स ऑफ द एक्ट, अब हम उसे जानेंगे। अब जो यहाँ पर जो नए प्रावधान थे उसमें क्या था, इसमें थे 2 नए अधिराज्य अधिनियम प्रस्तुत किए गए। इसमें जिस तारीख को भारत की स्वतंत्रता की तारीख के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन सी थी, वो थी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इसमें क्या प्रावधान थे, इसमें जो मुख्य प्रावधान थे वो इस तरह थे। अधिनियम के परिणाम स्वरूप बनाए गए क्षेत्र, जो पाकिस्तान था उसमें क्या था, एक तो पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के संयुक्त जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे वो। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पर एक जनमत संग्रह का विषय था, अब इसे पख्तूनवा के नाम से जाना जाता था। बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का गठन किया गया। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल से गठित किए गए थे। जो पश्चिम बंगाल था वो इंडिया के पास रह गया था, पूर्वी बंगाल जो था वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान के पास में। जो सिलेट था उसमें भी जनमत संग्रह करवाया जाना था, ये इसमें एक प्रावधान था। दूसरा, नए प्रांतों की सीमाएं निर्धारित तिथि से पहले या बाद में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सीमा आयोग के पुरस्कार द्वारा निर्धारित की जानी थी। दूसरा इसमें जो प्रावधान था अगला, उसमें यह था, प्रत्येक नए प्रभुत्व के लिए क्राउन द्वारा एक नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था। एक ही व्यक्ति जो 2 राज्य बने गए थे, दोनों अधिराज्यों का गवर्नर हो सकता था या फिर होगा, जिसे हम आगे चल के देखेंगे। अधिनियम के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय नेताओं ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बने रहने के लिए कहा और जवाहरलाल नेहरू को प्रदेश जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो बनाया गया। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। वहीं पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। इसमें कुछ इस तरह के प्रावधान थे। तो ये हमने कवर किया अपना क्या पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने 1773 से लेके 1947 तक अपने पूरे जो एक्ट थे जितने भी जो ब्रिटिश क्राउन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे उन्हें कवर किया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, वो हमारा टॉपिक होगा डिमांड, DEMAND, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लिए जो मांग की गई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, अब उसको हम समझेंगे। फिर धीरे धीरे हम पहुँचेंगे कहाँ पर, संविधान की सभा के पास जिसका इलेक्शन होगा। इस तरह से हम सीधे सीधे अपने पॉलिटिक्स खत्म करेंगे। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इससे पहले जो एक लेक्चर और आया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इनसे रिलेटेड जो हमारी PDF और या फिर स्टडी मटेरियल वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप B की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। उसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। समृद्धि आय के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।